आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमारे जो एस्पायरेंट्स थे ड्यू लॉ फैकल्टी एलएलबी का जिन्होंने एडमिशन दिया, एंट्रेंस दिया एडमिशन के लिए 2022 का, उनकी आंसर की भी आ चुकी है। तो इस वजह से भी कुछ जो बच्चे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो अपना प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं कि उनका एडमिशन हो सकता है, तो उनके दिमाग में भी कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू सेंटर्स। हालांकि ये चीज़ जो है बच्चे एग्जाम से फॉर्म से पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि कौन सा सेंटर हमें चूज करना है अपनी पढ़ाई के लिए, जहाँ से हमें डिग्री लेनी है, करनी है। लेकिन अभी एक इवेंट बहुत ही अच्छा हुआ, जिसमें जिसमें कि अभी हमारे जो चीफ जस्टिस थे बनाए गए हैं, जो डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। और वो जो है कैंपस लॉ सेंटर, जो हमारा ओल्डेस्ट सेंटर है फैकल्टी ऑफ लॉ का, उनके वो जो है एलुमनाई हैं। तो काफ़ी उसका जो है अखबार में उस चीज़ को कवर किया गया, उसकी हिस्ट्री को और उसकी एमिनेंस को। तो लोगों के लोगों को लोगों ने सोचा, लोगों के दिमाग में आया कि इनमें कुछ फर्क है क्या लॉ सेंटर वन में, क्योंकि हमेशा से रहा बच्चों के में दिल में भी, दिमाग में भी ये जो है डाउट हमेशा से रहता है कि कौन सा सेंटर अच्छा है, कौन सा हमें चूज करना चाहिए, या फिर क्या इनमें जो है डिफरेंस है। तो अभी कल मेरे पापा का भी फोन आया, क्योंकि वो पढ़ रहे होंगे न्यूज में, जब डीवाई चंद्रचूड़ को उन्होंने जो है कवर किया उसमें, तो उनका एलुमनाई बताया कि वो कैंपस ऑफ लॉ सेंटर के हैं, सीएलसी। तो उन्होंने पूछा कि ये सीएलसी क्या है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि लॉ फैकल्टी में मेरा एडमिशन है, और और ये पता है कि उसमें 3 सेंटर हैं। तो सीएलसी क्या है, क्योंकि अलग सा लगता है ये, क्योंकि लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू है। तो ये कैंपस लॉ सेंटर है, पुराना सेंटर है हमारा। तो एक्चुअली में इस चीज को ठीक से कोई बता भी नहीं पाता, बताया भी नहीं है किसी ने अभी तक कि एक्चुअली में कि क्या कुछ डिफरेंस है, और अगर है तो क्या चीज है, और डिफरेंस कितना है और क्या चीज है, और एक्चुअली में कुछ मैटर करता है या नहीं करता। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि जो हमारा जो नॉर्थ कैंपस है, ये हमारा जो सेंटर है, कैंपस लॉ सेंटर, ये सबसे पुराना सेंटर है हमारा। करीब करीब 100 साल होने वाले हैं सेंटर को 2024 में। 1924 में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो बहुत पुराना हमारा सेंटर है ये कैंपस लॉ सेंटर। बाकी जो हमारे सेंटर हैं लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू, ये उसके काफ़ी साल बाद बने, 30-40 साल बाद या 50 साल बाद ही बने हैं लगभग। जैसे कि एलसी वन जो है हमारा लॉ सेंटर वन, वो 1970s में बना, और लॉ सेंटर टू जो है वो 1971 में बना। तो पहले ये ऑफ कैंपस थे, दूसरी जगह इनकी क्लासेस चलती थी। लेकिन 1994 में एलसी वन को जो है नई बिल्डिंग यहाँ पर बना दी गई कैंपस में, और उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। और लॉ सेंटर टू को भी अब जो है यहीं पर ही क्लासेस लगती है नॉर्थ कैंपस में। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, अभी फिलहाल भी सुप्रीम कोर्ट में जैसे कई जजेस हैं, इस वक्त एट प्रेजेंट 4-5 जजेस हैं, तो वो भी सब के सब हमारे कैंपस लॉ सेंटर के ही जजेस हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं। और अभी उन एक का एलिवेशन हुआ है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, तो उनका भी चीफ जस्टिस उनको बनाया गया है। तो ये बहुत ही अकम्पलिशमेंट की बात है हमारी फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए, और जिस चीज़ के लिए हमारी लॉ फैकल्टी हमेशा से जाना जाती है कि एमिनेंट ल्यूमिनरीज और जजेस खास करके, और जो अच्छे लॉयर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने पे इसका कंपटीशन नहीं है। लॉ फैकल्टी का कोई कंपटीशन नहीं है जब जजेस की और जो हमारे एमिनेंट लॉयर्स की बात आती है अगर इंडिया में। तो दोस्तों, तो ये चीज़ें ना कुछ डाउट डाल देती हैं बच्चों के दिमाग में और उनके पेरेंट्स में, कि सीएलसी के ही जो है ज़्यादातर नाम सुनने में आता है कि ये सीएलसी के जो है एलुमनाई हैं, ये उस वक्त इन्होंने सीएलसी में एडमिशन किया, उस वक्त इनकी डिग्री हुई, और ये बेस्ट है, ये पुराना है। तो दोस्तों, दो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने की हैं कि लॉ फैकल्टी का जो हमारा कैंपस है, जैसे मैंने बताया कैंपस लॉ सेंटर, ये हमारा बहुत पुराना सेंटर है। तो ये प्रोबेबली सी बात है कि जितने भी हमारा जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर चांसेस कि जो होंगे हमारे सीएलसी के ही ज्यादा होंगे, क्योंकि एक एज गैप आ जाता है। अब जैसे कि चंद्रचूड़ जो जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अभी 63 की इनकी एज है, और उन्होंने 20-25 साल पहले कभी किया होगा कैंपस लॉ सेंटर से। तो इट टेक्स टाइम, जब चीज़ों को रिकग्निशन मिलता है ना, तो उसमें टाइम लगता है। अब चूंकि हमारे लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू हैं, तो ये फेयरली बहुत बाद में बने हैं,
तो जो इनके स्टूडेंट्स हैं, इनके एलुमनाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो है कुछ कर नहीं रहे। वो उनका जो है, हो सकता है बहुत जगह पे जो है जजेस में पोस्टिंग है, बहुत लोग एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत टीचर्स हैं, और बहुत लोग जो अपना कंपटीशन करते हैं वो अपना उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि सब जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 या कैंपस लॉ सेंटर, तो इनके सबका आपका जो है नाम ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता रहेगा जब आप उनका जो है लीगल वो डिग्री चेक करोगे लॉ फैकल्टी की। तो आपको एलुमनाई सब जगह के दिखेंगे। और दूसरी चीज जो समझनी है, जो प्रैक्टिकल है आप लोगों के समझने के लिए, वो ये है कि देखो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो कैंपस लॉ सेंटर के जो एडमिशन होता है और जो इसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे रैंक होल्डर्स होते हैं, टॉप रैंक होल्डर्स जो होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, वो ज्यादातर यूं समझ लीजिए, अगर किसी को इवनिंग में एडमिशन नहीं लेना या फिर किसी को मॉर्निंग वाला जो लॉ सेंटर 2 है उसमें एडमिशन नहीं लेना, तो अदरवाइज अगर ये उनके साथ कंडीशन नहीं है तो वो मोस्टली हमारे कैंपस लॉ सेंटर्स में ही जाते हैं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी है या फिर किसी का सुबह में बिजी है तो वो लॉ सेंटर 1 वगैरह में इवनिंग वाली क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वरना अदरवाइज जो है हमारे जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो ज्यादातर कैंपस लॉ सेंटर में ही हमारे एडमिशन लेते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए टॉप 100 हैं, उनके नीचे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी रैंक भी काफी अच्छी, मतलब स्कोर जो होता है उनका फेयरली अच्छा ही होता है, जो कि हमारे कैंपस लॉ सेंटर में होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कैंपस लॉ सेंटर में आप जो जब आप रेशियो चेक करोगे, आप मैट्रिक्स चेक करोगे, तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे हमारे कैंपस लॉ सेंटर में, उनमें जो है उनकी जो परसेंटेज होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा कैंपस लॉ सेंटर में। बाकी जो हमारा लॉ सेंटर 1 है और लॉ सेंटर 2 है, उनमें जो होते हैं उनका मैं मैट्रिक्स बताता हूँ आपको क्या। कुछ बच्चे हैं जिनको जो है लॉ सेंटर 1 किसी कारणवश लेना होता है कि भाई हमें जो है इवनिंग में ही सुटेबल है, तो वो बच्चे अपना एडमिशन लेते हैं लॉ सेंटर 1 में इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक और जो उनका मार्क्स है। ठीक है। बाकी जो बाकी जो होता है, अब जिसे मान लीजिए जो मेरिट लगती है, मान लीजिए जनरल के लिए सीएलसी में मेरिट हुआ कि भाई जो जनरल कैटेगरी के 250 या 255 से अबव होंगे, हम सीएलसी में उन्हीं को एडमिशन देंगे जनरल कैटेगरी में। अब किसी बच्चे के किसी कारणवश 248 है या 245 है या 249 है, तो ऑब्वियसली उसको लॉ सेंटर 2 या लॉ सेंटर 1 ही मिलेगा, क्योंकि सीएलसी में उसकी मेरिट फिक्स नहीं हुई है। तो आप इसको इस कंपैरिजन में नहीं ला सकते कि वो एक नंबर की आने की वजह से वो जो है उससे कम इंटेलिजेंट है या फिर वो कम मेरिटोरियस स्टूडेंट है। ये इसका नेग्लिजिबल, बिल्कुल गलत क्राइटेरिया होगा अगर आप इस तरीके से उसको चेक करेंगे। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि जो हमारे लॉ सेंटर 1 है, लॉ सेंटर 2 और लॉ सेंटर 1 जो है, इनमें फेयरली जो परसेंटेज है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का, या फिर जिसे हम कहें कि ज्यादा सीरियस स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सब कंपटीशन देकर आए हैं तो मोस्टली सब सीरियस ही हैं। भले ही वो अपना किसी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी सीरियस ही होते हैं अपने। ठीक है। तो तो मेन पॉइंट ये है कि जो सीएलसी में आपको जो परसेंटेज मिलेगा पढ़ने वाले बच्चों का, जो एंट्रेंस के अकॉर्डिंग जो हम चेक करें, जिनको मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो उनमें सीएलसी का जो सेंटर है उसमें आपको ज्यादा परसेंटेज मिलेगा। बाकी जो सीएलसी है, एलसी 1 है या हमारा एलसी टू है, उसमें आपको फेयरली नंबर उनका कम मिलेगा, क्योंकि रैंक जो है जब डिप्लीट होती चली जाती है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ चॉइस उनको फिर एलसी 1 मिलता है ना। तो ये बस इतना इसमें डिफरेंस है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, इसमें आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब चीजें आती हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज में, लर्निंग में कुछ इससे कोई डिसएडवांटेज हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपके पास एडवांटेज ये है कि आप जब लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं तो आप बाउंड नहीं है किसी सेंटर से। अगर आपको किसी सीएलसी में आपको क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। एलसी 1 में लेनी है, एलसी 2 में लेनी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई टीचर एलसी 1 में अच्छा है, कोई बहुत अच्छा एलसी 2 में है, कुछ बहुत अच्छा सीएलसी में। तो बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक आपको बच्चे यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो एक ये लर्निंग का आपका प्रोस्पेक्ट हुआ। अब दूसरी चीज आती है कि क्या जो इशू है, क्या इससे कुछ हमारा डिसएडवांटेज होता है या नहीं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, लॉ में लॉ में आपको जो डिपेंडेंस है ना सीखने की, लर्निंग की या आगे बढ़ने की, वो सिर्फ आपके ऊपर है। आपको कोई नहीं सिखा सकता, और कोई कितना भी सिखा दे लॉ कभी खत्म नहीं हो सकता।
अब आप देख लीजिए, जो हमारा सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, हार्डली कुछ सेक्शंस करा देंगे आपको, कुछ केसेस करा देंगे, लेकिन पूरा कोड आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ने के लिए आपको ग्रुप स्टडी करनी होती है, और आपको उसके लिए एक अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना पड़ता है, जो कि हर कोई नहीं होता। ये आपको तलाश करना पड़ेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे आसानी से। ये आपको मिलेंगे लाइब्रेरी में या फिर कहीं छुपे हुए, मतलब वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं लोग। तो ये फ़र्क है। अब कुछ बच्चे हैं जो जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई, लेकिन वो सीरियस नहीं है लॉ के रिलेटेड, या फिर वो अपना किसी और कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत बच्चे या कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम के लिए तैयारी करते रहते हैं, कुछ आर्मी के लिए करते रहते हैं, कुछ यूपीएससी के लिए करते रहते हैं, और उनके जो है एंट्रेंस में भी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पर मेरिटोरियस था एंट्रेंस में, वो यहाँ पर भी जो है लॉ में भी अच्छा कर रहा है। तो आपको उनके साथ नहीं रहना ज़्यादा, आपको वो लोग देखने हैं कि जो पढ़ने में सीरियस हैं और जो मेहनती हैं, जो लगातार अभी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं। उन लोगों के साथ आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने सीएलसी में मैंने पूरे सेमेस्टर क्लास ली थी। जब मैं सीएलसी में लेता था क्लासेस, तो उसमें मैंने बहुत बच्चे देखे, वो उनका काफ़ी अच्छा स्कोर था एंट्रेंस में, लेकिन उनकी अप्रोच बिल्कुल गलत थी। उनकी अप्रोच क्या थी कि हम जो है, जो सिलेबस है हमारा लॉ फैकल्टी का, उसे पढ़ लेते हैं, उसमें केसेस जो हैं वो कर लेंगे, और जो प्रोविजंस उसमें करा रखे हैं वो कर लेते हैं, और पूरा सेमेस्टर वो सिर्फ वही पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। याद रखिएगा दोस्तों, ये अप्रोच ना, ये बहुत डिजास्टर्स अप्रोच है। क्योंकि लॉ आपको लिमिटेड पढ़ाया जाएगा, लॉ फैकल्टी में आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा लॉ सारी जिंदगी। तो किसी के भरोसे मत बैठना आप लॉ में, और किसी इंस्टीट्यूट या किसी के सेंटर के चक्कर में मत पढ़ना। आप खुद पढ़ो, आप अपना ग्रुप बनाओ अच्छे से, और मार्क्स पर मत जाना लोग दोस्तों, क्योंकि मार्क्स के कम या ज़्यादा होने के बहुत कारण हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के 50 थे, 250, वो सीएलसी में एडमिशन हो गया, किसी के 249 थे, वो सीएलसी में नहीं आ पाया, इसका मतलब ये मेरिटोरियस नहीं है स्टूडेंट। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, उनको वो उस चीज़ को अप्रोच ही उनका सही नहीं है। और कुछ बच्चे जो बिल्कुल 230 या फिर उनसे कम वाले बच्चे हैं, या दूसरे सेंटर्स के बच्चे हैं, वो अपना पूरा, उनका अप्रोच सही है, क्या पढ़ना है वो लाइव लो पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रिसर्च कर रहे हैं, अपना रिसर्च करके अपना डॉक्यूमेंट्स बना के रख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी पिछली पिछली वीडियो में भी कहा था कि लाइव लो का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव लो का सब्सक्रिप्शन, अगर आपने ये लाइव लो का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और सिर्फ लॉ फैकल्टी में के जो सिलेबस है उसी पर अटके रहे, आप इधर उधर क्लासेस लेने में टाइम वेस्ट किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर 250 वाले हों, 300 वाले हों, 200 वाले हों, क्योंकि सिमिलर ही आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि टीचर्स को भी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, वो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेन इशू क्या है, ठीक है दोस्तों, मेन ये है कि आपका ग्रुप होना चाहिए पढ़ाई वाला, स्टडी वाला, और वो आप कहीं भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब बाउंड नहीं हो किसी बाउंड्री से, अब सीएलसी में दोस्त बना सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में जा सकते हो। तो वो ग्रुप ढूंढना बहुत जरूरी है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो सीएलसी में मिले आपको। जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, वो नहीं पढ़ रहे, उनका एम ही नहीं है उनका ये पढ़ने का लॉ, तो उनके साथ टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप टाइम बताइए, और अपने आप को बहुत सीरियस स्टूडेंट्स की तरह पढ़िए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। लॉ किसी किसी से जो है आप सीख नहीं सकते। लॉ के लिए आपकी ज़रूरत है आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी लैंग्वेज। अगर आपके पास ये दो कमांड है ना, दो चीज़ें, एक इंटरेस्ट रीडिंग का, और जो है एक लैंग्वेज पे कमांड, आप समझ सकते हैं चीज़ों को पढ़ के खुद। मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा कि आपको फिर किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट आप जो है अपना रिसर्च करिए, पढ़िए, और किसी अच्छे एडवोकेट के अंदर ट्रेनिंग लीजिए। आपको ना सेंटर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइव लॉ पढ़ते रहिए, लाइव लॉ पढ़ते रहिए, लाइव लॉ पढ़ते रहिए। अगर आपने ये मंत्र नहीं अपनाया ना, तो आप 3 साल में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। वो प्रोविजन तो हर उसमें, हर सेंटर उसमें, हर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह पढ़ा रहे हैं वो। तो जो फ़र्क है, जो यहाँ के लॉ फैकल्टी के जो बच्चे आते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स मानते हैं, लगाते हैं। दिल्ली फैकल्टी जो चल रहा है वो स्टूडेंट्स की वजह से चल रहा है। कोई कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी, जैसे एनएलयूज़ या बहुत अच्छे प्राइवेट जो ग्लोबल जिंदल वगैरह स्कूल्स हैं। तो जो लॉ फैकल्टी है वो स्टूडेंट्स की बदौलत है, बल्कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी ही स्टूडेंट्स की बदौलत चलती है। 100% वाले बच्चे को एडमिशन होता है यहाँ पे, तो वो बच्चे खुद कैलिबोरियस होते हैं, खुद मेहनत करते हैं।
तो आप इससे डिसहार्टेंड मत होना और इसमें जो है दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि कौन से सेंटर में है। आप किसी भी सेंटर में जो है एडमिशन ले सकते हैं। सीएलसी में एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सब जगह आप अपनी दोस्ती बनाइए, सब जगह आप मिलिए जुलिए, सब जगह इवेंट्स अटेंड कीजिए। लेकिन आप अपने आप को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, कोई सेंटर, कोई टीचर, कोई बच्चे आपको नहीं पढ़ा सकते। तो इसी वीडियो में बस इतना ही बताना था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा और थोड़ी सी आसानी होगी आपको अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ कनेक्टेड रहिए इसी तरह के वीडियोस जानने के लिए, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए, लीगल अपडेट्स और लॉ फैकल्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ शेयर एंड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।